हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड कर रहे हैं। तो उसमें हमने लास्ट वाले लेक्चर में हमने पॉइल्स फार्मूला, स्टोक्स लॉ, रेनॉल्ड नंबर, ये सारे टॉपिक्स कर लिए थे। अभी हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। किसी लिक्विड सरफेस की शेप कैसे बनती है, इसको समझने के लिए पहले हमें दो टर्म्स पता होनी चाहिए। वो है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, संजक और असंजक बल। तो ये जो छोटी सी टर्म है, ये वैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। तो पहले इसको देखते हैं, फिर वो टॉपिक करेंगे। कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, ससंजक एवं असंजक बल। तो ससंजक एवं असंजक बल क्या होता है, ये चीज देखते हैं। देखो, कोहेसिव फोर्स यानी कि ससंजक बल, और ये होता है एडहेसिव असंजक बल। तो देखो, ससंजक बल यानी कि इसको Fc से शो करते हैं, C यानी कि कोहेसिव, इसको Fa से शो करते हैं यानी कि एडहेसिव यानी कि असंजक बल। अब ससंजक बल क्या होता है कि किसी एक द्रव्य में एक टाइप का मैटर लिया है, यानी कि पानी ले लो, तो जो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे ससंजक। मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स, ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे, ससंजक बल। इसी के अपोजिट जो कि कैसा हो, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मतलब जैसे कि इनके एग्जांपल से समझेंगे तो ससंजक बल क्या है, ससंजक बल क्या, ऐसा फोर्स जो एक ही द्रव्य के सेम समान अणुओं के बीच में लग रहा है, या दो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है जिनकी प्रकृति कैसी है, सेम है। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो ऑयल के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसके अपोजिट क्या है, जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है, जैसे कि वाटर और पानी और तेल के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो ये तेल का मॉलिक्यूल अलग है और पानी का अलग है। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स, असंजक बल। तो ये हो गया एडहेसिव फोर्स। अब ये होते कैसे हैं, तो सबसे पहली बात इनको समझने के लिए अब एक चीज देखते हैं। वो क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई कांच की प्लेट है, ठीक है, ये कैसी है, ग्लास है। इसके ऊपर कोई ऑयल डाल दिया, यहाँ पे मान लो ऑयल डाल दिया, तो जैसे ही इसके ऊपर तेल डालता है तो देखो तेल के मॉलिक्यूल्स के बीच में तो कैसा फोर्स होगा, ससंजक बल होगा। ससंजक क्या है, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो तेल के मॉलिक्यूल्स के अंदर तो होगा ससंजक बल। इसी के अपोजिट ऑयल को किस पे डाला हुआ है, इस ग्लास के ऊपर। तो ऑयल और ग्लास यानी कि तेल और कांच के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स होगा, असंजक बल यानी कि Fa होगा। तो देखो अभी इससे पता चलता है इन फोर्सेस से कि ये जो ऑयल हमने डाला है वो किस टाइप का बनेगा। या तो देखो आपको पता होगा कि जो लिक्विड है वो ड्रॉप की शेप में बनता है, कि या तो वो ऐसा ड्रॉप बन जाएगा, गोल बन जाएगा, या फिर वो सरफेस पे फैल जाएगा। तो ये कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा कि Fa और Fc में से किसकी प्रकृति ज्यादा है, यानी कि कौन प्रबल फोर्स है, कौन स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखो, अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर फैल रहा है, अगर फैलता है, फैलने के लिए क्या होता है, फैलने के लिए हमेशा क्या होगा, Fa जो है वो Fc से ज्यादा होगा, यानी कि असंजक बल जो है वो ससंजक बल से ज्यादा होगा। और अगर ड्रॉप बने यानी कि वो गोलाकार शेप ले, तो उसके लिए इसका अपोजिट केस Fc जो है वो Fa से ज्यादा होगा, यानी कि ससंजक बल असंजक बल से ज्यादा होगा। तो इन्हीं फोर्सेस के बेस पे पता चलता है कि वो किस तरीके से शेप में आएगा। ठीक है, तो देखो अगर कांच के ऊपर ऑयल को डालते हैं तो इस केस में, ये सब प्रैक्टिकली पता चले हुए, इस केस में क्या होता है, ऑयल जो है वो ड्रॉप बन जाता है, यानी कि तेल जो है वो कांच को भिगोता नहीं है, वो उसके ऊपर क्या, जैसे ही आप कांच की प्लेट पर डालोगे तो वो इस टाइप से ड्रॉप की शेप में हो जाएगी। यूं तो ड्रॉप की शेप में बन रहा है, मतलब इस केस में क्या होगा, तेल के अणुओं के बीच में जो ससंजक बल काम कर रहा है वो तेल और कांच के अणुओं के बीच में लगने वाले असंजक बल की कंपैरिजन में ज्यादा होगा। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ड्रॉप बन रहा है तो मतलब ये केस लग रहा है। ठीक है, और इसी के अपोजिट में दूसरा केस लूँ, इसी ग्लास के ऊपर सेम ही टाइप का ग्लास है, उसके ऊपर मैंने वाटर डाल दिया, पानी डाल दिया,
जैसे ही पानी डालते हैं तो उस केस में क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, पानी के मॉलिक्यूल सेम है तो ससंजक बल। पानी और कांच के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेगा, असंजक बल। तो इस केस में क्या हो जाता है, असंजक बल जो है वो ससंजक बल से ज़्यादा हो जाता है। एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, पानी इस कांच की सरफेस पे फैल जाता है, यानी कि कांच को गीला कर देता है। तो ये दोनों एग्जांपल्स में आपको क्या पता चल रहा है कि ड्रॉप बनेगा तो उस केस में क्या होगा, हमेशा ये केस लगेगा, यानी कि अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। और अगर वो फैल रहा है यानी कि कांच को गीला कर रहा है पानी, तो उस केस में FA/FC से ज़्यादा होगा। इसी की तरह एक और एग्जाम्पल बनता है, पहले आपको ये टर्म पता होनी चाहिए कि कोहेसिव और एडहेसिव होता क्या है, तो इस चीज़ को मैं एक बार क्लियर करूँ। तो एक और इसमें क्या चीज़ बनती है, मान लो ये कोई वेसल है, इसके अंदर पानी डालो, चलो पहले इसके अंदर ऑयल ले लेते हैं, ये ऑयल डाला हुआ है, इस ऑयल के ऊपर अपने क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। तो उस केस में देखो पानी जो चीज़ डाल रहे हैं उसी के साथ अपने कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स देखेंगे, तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में FC यानी कि ससंजक बल होगा, और पानी और तेल के बीच में क्या होगा, असंजक बल। तो जैसे ही पानी इसके ऊपर डालते हैं तो आपने देखा होगा तेल के ऊपर जब पानी डालते हैं ना, तो तेल के ऊपर जब पानी डालते हैं वो इस टाइप से ड्रॉप की शेप में बन जाता है। तो ड्रॉप बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, FC जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसी के अपोजिट अपने उल्टा केस ले लें, ये पानी भर दिया और इसके ऊपर अपने ऑयल डालते हैं, तो वो तेल आपने देखा होगा घर में भी, पानी के ऊपर जब आप तेल डालोगे ना तो वो फैल जाएगा, यानी कि तेल के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो एडहेसिव फोर्स होगा, असंजक बल होगा, वो क्या हो जाएगा, इस तेल और पानी के बीच के ससंजक बल के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा केस है, इसको पढ़ना ज़रूरी था, किसके लिए, शेप ऑफ लिक्विड सरफेस जानने के लिए। तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वो है शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। शेप ऑफ लिक्विड सरफेस यानी कि इससे क्या पता चलेगा कि अगर किसी लिक्विड को ऐसे हम लेते हैं, सॉलिड का कोई हमने वेसल ले लिया, यानी कि ठोस का कोई पात्र ले लिया, उसके अंदर कोई लिक्विड बन गया, तो उस लिक्विड की शेप कैसे बनेगी, आपने ये शायद पढ़ा भी होगा कि शेप एक तो यूं बनती है, एक शेप क्या इस टाइप की भी बन जाती है, और कभी कभार शेप यूं भी बनती है। तो ये कर्वेचर या फिर ये स्ट्रेट लाइन या फिर ये, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव यानी कि अवतल और कन्वेक्स यानी कि उत्तल। तो शेप किस टाइप की बन रही है उसको पढ़ने के लिए ये किस पे डिपेंड करता है, शेप कैसी बनेगी वो डिपेंड करता है FA और FC पर, कि कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा, उस बेस पे ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं, ये वाली शेप बनती है। के लिए देखो, इसको पढ़ने के लिए एक चीज़ छोटी सी पता होनी चाहिए, वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श कोण। तो देखो पहले स्पर्श कोण क्या होता है, स्पर्श कोण पता होना चाहिए इससे पहले। देखो स्पर्श कोण क्या होता है, हमने मान लिया कि ये कोई एक सॉलिड का कोई हमने बर्तन ले लिया जिसके अंदर ये कैसा सॉलिड है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया, कोई लिक्विड भर दिया। अब वो लिक्विड और सॉलिड की नेचर पे भी डिपेंड करेगा। देखो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, ससंजक असंजक बल। जैसा मटेरियल तो उसकी नेचर पे ऑयल है तो उसकी नेचर अलग है, नेचर अलग होने के कारण वो ड्रॉप बना। उसी कांच पे पानी डाला तो नेचर अलग होने के कारण वो फैल गया। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पर। तो हमने सॉलिड एक अलग कोई सॉलिड लिया, उसके अंदर कोई लिक्विड भर दिया, तो सॉलिड और लिक्विड बार बार चेंज होने से क्या होगा, FA और FC क्या हो जाएगा। तो सॉलिड अगर चेंज होगा और लिक्विड भी चेंज होगा तो उसके बेस पे इनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। स्ट्रक्चर यानी कि शेप, लिक्विड सरफेस, ऊपर वाली सरफेस की ये जो सरफेस है इसकी शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे चेंज होगी वो देखेंगे। तो उससे पहले कॉन्टैक्ट एंगल देखते हैं। तो वो क्या होता है, ये जो ऊपर वाली सरफेस होती है इसको क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस, मुक्त पृष्ठ बोला था। तो इस फ्री सरफेस के ऊपर मान लो आपने कोई ऐसे स्पर्श रेखा खींच दी और ये जो सॉलिड और लिक्विड जहाँ पे टच हो रहा है, ये सॉलिड टच हो रहा है और लिक्विड जहाँ पे टच हो रहा है, ऐसे मैंने बना दिया।
थिंक आपको डिफ्रेंशिएट हो रहे होंगे अभी। चलो इतना देख लो कि इस लिक्विड की सरफेस पे हमने एक स्पर्श रेखा खींची और एक स्पर्श रेखा कहाँ पे खींची, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड आपस में टच कर रहे हैं। तो उनके बीच का ये जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श कोण। ठीक है, ये स्पर्श कोण क्या है, बार बार चेंज होगा। स्पर्श कोण की डेफिनेशन हो सकता है आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाए। तो स्पर्श कोण क्या है कि किसी लिक्विड की फ्री सरफेस के ऊपर जब अपनी स्पर्श रेखा खींचेंगे और लिक्विड और सॉलिड जहाँ पे मिल रहा है उनके ऊपर जब हम एक लंबवत, उसके लंबवत हमने जब एक रेखा खींची तो उनके बीच का जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अभी हम करते हैं, इस चीज को मैं एक बार क्लियर कर रही हूँ। अब हम करते हैं शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। तो देखो शेप ऑफ लिक्विड सरफेस के लिए क्या करेंगे, मैंने एक सॉलिड ले लिया, सॉलिड का कोई बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैंने कोई लिक्विड फिल कर दिया, ये मैंने लिक्विड फिल कर दिया। अब देखो इस केस में क्या होता है, एक चीज आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में कौन सा फोर्स आएगा, एफ ए यानी कि एडहेसिव फोर्स, आसंजक बल। ये चीज मैंने अभी आपको बताया, अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में मिल रहा है तो असंजक बल, लिक्विड और लिक्विड यानी कि सेम के बीच में क्या लग रहा है, ससंजक बल। तो देखो इस केस में क्या होता है, ये प्रैक्टिकली इनकी शेप पता चली थी कि शेप कैसी होगी। ठीक है, अब देखो ये लिक्विड है, तो लिक्विड और लिक्विड, ये मैंने इसके ऊपर मान लो इस तरीके से मैंने इसकी फ्री सरफेस एक बार यूं शो कर दी। ठीक है, तो देखो एक तो क्या लगेगा, लिक्विड और सॉलिड के बीच में एडहेसिव फोर्स लगेगा जो कि इस डायरेक्शन में लगता है, उसको मैंने नाम दे दिया एफ ए यानी कि एडहेसिव फोर्स। दूसरा क्या लगता है, लिक्विड और सॉलिड के बीच, लिक्विड और लिक्विड के बीच में एक फोर्स लगता है, वो क्या होता है, ससंजक बल, जो कि किस टाइप से लगता है, लिक्विड और सॉलिड के लिक्विड के बीच में लग रहा है तो अंदर की ओर शो कर रहा है। अब ये क्या है, ये वो लाइन है जहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल होता है प्रैक्टिकली पता चला था कि ये एंगल कितना होता है, 45 डिग्री होता है। ये तो मैंने क्या बनाया, इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची तो ये स्पर्श कोण के लिए बनाया हुआ। ठीक है, तो देखो ये एंगल इस सरफेस के साथ कितना बनाता है, 45 डिग्री। तो देखो अगर इस तरीके से 45 डिग्री बन रहा है तो हम इसको कंपोनेंट में विभाजित कर सकते हैं, घटकों में। तो एंगल के साथ वाला कौन सा होगा, cos 45, और ये वाला कौन सा होगा, FC sin 45। अब देखो जो मेनली स्ट्रक्चर जो होगी लिक्विड की सरफेस कैसी होगी, यानी कि ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये शेप बन जाएगी या ये शेप बनेगी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, देखो मेनली शेप कौन सी चेंज हो रही है, ये फ्री सरफेस की शेप। तो किस पे डिपेंड करेगा, जो फ्री सरफेस पे फोर्स लग रहा है, यानी कि एक तो ये और एक ये, इन दो पे डिपेंड करेगा कैसी स्ट्रक्चर होगी। तो इसमें 3 केसेस बनते हैं। कौन कौन से 3 केस बनते हैं, तो देखो इसमें कौन से 3 केस बनते हैं। फर्स्ट केस क्या हो, जब एफ ए जो है वो एफ सी साइन 45 के इक्वल। अगर ऐसा केस हो, देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, इसको एफ सी ओवर में √2 भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो इसमें 3 केस बन रहे हैं। केस फर्स्ट क्या हो, जब एफ ए एफ सी के इक्वल हो। इस केस में देखो अगर एफ ए एफ सी के इक्वल है तो नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में, दोनों फोर्स सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, कारण नेट फोर्स कैसा होगा, 0। तो इस केस में नेट फोर्स 0 होने के कारण जो लिक्विड की सरफेस है उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, तो वो कैसी हो जाएगी, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली हो जाएगी। तो इस केस में यहाँ पे क्या था, एफ ए था, ये क्या था, एफ सी साइन 45, यहाँ पे मैंने एफ सी शो करा। तो इन दोनों फोर्सेस के कारण एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है एफ आर, जो कि कहाँ लगता है, इसी स्ट्रेट लाइन पे। ये सब प्रैक्टिकली पता चले थे कि जो रिजल्टेंट फोर्स है दोनों के कारण, देखो इन दोनों के कारण रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। यहीं पे एफ सी वाला, ये वाला कंपोनेंट भी यही है, एफ सी cos 45। तो ये वाला केस कब होगा, जब ये वाला जो बर्तन है ये कैसा हो, सिल्वर, और ये क्या हो, वाटर, यानी कि चांदी के ग्लास के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो उस केस में शेप कैसी बनेगी, इस टाइप की बन जाएगी। तो अगर मैं कॉन्टैक्ट एंगल
एंगल को मैंने स्पर्श कोण को मैंने थीटा से शो करा, तो स्पर्श कोण क्या था, इसके अंदर और इसके अंदर जो एंगल बन रहा है, तो वो एंगल यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। 90 डिग्री बन रहा है। कब होगा, जब सिल्वर के बर्तन में पानी को डालोगे। अभी इसमें दूसरा केस देखते हैं। केस सेकंड देखो क्या बन रहा है, जब FA जो है वो FC sin 45 के कंपैरिजन में छोटा हो। FA यानी कि आसंजक बल जो है वो ससंजक बल के कंपैरिजन में छोटा हो। तो इस केस में देखो क्या होगा, ये मैंने ले लिया सॉलिड जिसके अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। तो देखो ये रहा FA, यहाँ पे मेरे पास क्या था, FC sin 45, ये FC है। तो देखो इस केस में क्या होता है, जब ये वाला फोर्स इसके कंपैरिजन में छोटा हो तो जो दोनों फोर्सेस के कारण जो परिणामी बल लगता है, रिजल्टेंट लगता है, वो सॉलिड की ओर लगता है। यानी कि इस केस में इसको मैं अलग से शो कर रही हूँ। इन दोनों के कारण जो एक रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो कहाँ लगता है, वो लिक्विड के अंदर की ओर लगेगा। अब देखो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, यूं, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो यूं लग रहा है, यानी कि ये क्या करेगा, इस सरफेस को अंदर की ओर खींचने की ट्राई करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, देखो ये वाली सरफेस क्या है, थोड़ी सी नीचे की ओर बेंड हो जाएगी। तो देखो एक सेकेंड, तो देखो इसमें क्या होगा, मैं इधर बना के शो कर रही हूँ कि शेप कैसी आएगी, यूं पड़ी है। FR को दिखा रही हूँ, सिर्फ रिजल्टेंट यहाँ पे है। तो वो क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे होंगे उसको क्या नीचे की ओर खींचेगा, यानी कि शेप यूं होने के बजाय ऐसी हो जाएगी। कैसे, देखो मान लो ये फ्री सरफेस थी, इसके ऊपर जैसे ही ये रिजल्टेंट फोर्स लगा तो शेप देखो यूं होने का रीजन क्या है, यहाँ वाले जो मॉलिक्यूल्स थे इसको हटा रही हूँ मैं एक बार, फ्री सरफेस को, फ्री सरफेस की शेप दिखा रही हूँ। देखो ये जो मॉलिक्यूल्स पहले तो यूं स्ट्रेट लाइन में आ रहे थे, इसको क्या करा, इसने नीचे की ओर खींचा, रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर है तो वो यूं चला गया और ये वाली सरफेस सीधी रहेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इस साइड भी वही चीज देखेंगे तो यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स को भी नीचे की ओर बैंड करेगा, तो शेप जो हो जाएगी रिजल्टेंट वो कैसी हो जाएगी, इस टाइप की हो जाएगी, कन्वेक्स हो जाएगी, उत्तल हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, इस टाइप में शेप कैसी हो जाएगी, यूं उत्तल हो जाती है। ये कॉन्टैक्ट एंगल वाला टॉपिक साथ में हो रहा है। तो कॉन्टैक्ट एंगल अगर मैं देखूँ ये उत्तल कैसे, आपको पता चले ये सरफेस तो सीधी रहेगी लेकिन ये रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे इस सरफेस पे उसको नीचे की ओर खींचेंगे तो वो इस टाइप की शेप हो जाएगी। तो उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया इस टाइप से। तो देखो अब अगर मैं देखूँ कॉन्टैक्ट एंगल, तो कॉन्टैक्ट एंगल देखो क्या है, इस सॉलिड और लिक्विड जहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहा है वो, और क्या था, लिक्विड की सरफेस पे जो बन रहा था वो बना। तो इस केस में ये एंगल क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंगल होगा थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है 135। कब होगी, जब कांच के अंदर जो है ये जो सॉलिड हो वो कैसा हो, ग्लास हो, और ये जो लिक्विड है वो कैसा हो, मरकरी हो। दोनों चीजें एकदम अगर प्योर होंगी ना, उसी केस में ये कॉन्टैक्ट एंगल 135 बनेगा, वरना इससे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकली था कि कांच के अंदर जब मरकरी को डाला कांच के ग्लास में तो उनके बीच में कॉन्टैक्ट एंगल ऐसा बना था। और देखो कांच और मरकरी में क्या चीज बनी थी, अगर मैं देखूं कांच और मरकरी का कोई एग्जांपल ही नहीं है, सॉरी यहाँ पे जो मैंने ऑयल लिखा है ना ये मरकरी ही है। इस वाले केस में जो मैंने ऑयल लिया था ना वो मरकरी था, वहां पे गलती से मैंने ऑयल लिख दिया। मरकरी को जब डाला था तो वो मरकरी ऐसे ड्रॉप की शेप में बनी थी, और ड्रॉप की शेप में बनने का मतलब क्या, FC जो है वो FA के कंपैरिजन में ज्यादा है। वैसे ही देखो यहाँ पे है FC वाला कंपोनेंट FA के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इस टाइप का बनेगा। अब केस थर्ड लेते हैं। तो केस थर्ड क्या होगा, इसी के अपोजिट की FA जो है वो FC sin 45 के कंपैरिजन में जाता हो। अगर इसकी तुलना में बड़ा हो तो मैंने ये चीज ली, ये इसकी फ्री सरफेस, ये कोई लिक्विड भरा हुआ है, FC तो हमने यहीं पे लिया था, ये क्या है FC sin 45, यहाँ पे क्या लग रहा है FA। अब बाहर वाला फोर्स ज्यादा है,
बाहर वाला फोर्स ज़्यादा होने के कारण रिजल्टेंट भी क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। अब ऐसा देखना कि ये जो सॉलिड है ये बिल्कुल ऐसा थोड़ा सा मोटे सी शेप का होगा, यानी कि ऐसा होगा ये। एक सेकेंड, यानी कि यूं है ये सॉलिड, ये सारी सॉलिड है, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो यूं सॉलिड के अंदर आ जाएगा, सॉलिड के अंदर होगा। ये सॉलिड इतना पतला नहीं है, ये सारा इस साइड मान लो सॉलिड को शो कर रहे हैं, तो ये रिजल्टेंट जो फोर्स ज्यादा है उस साइड आ जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, सॉलिड की ओर चला जाएगा, यानी कि सॉलिड में चला जाएगा, और यहाँ पे ये लिक्विड में चला जाएगा। अब ये कैसे सॉलिड में गया, ये थोड़ा सा मोटा है, मान लो कांच का ग्लास है, थोड़ा सा कांच मोटा है, ठीक है। तो इस केस में देखो रिजल्टेंट कहाँ है, बाहर की ओर है। देखो एक तो स्ट्रक्चर ये बन चुकी है, एक ये बन चुकी है। अब देखो ये बाहर की ओर है, इसको खींचेगा, जैसे ही इसको खींचेगा तो ये शेप कुछ इस तरीके की हो जाएगी, कनकेव। ये क्या है, कॉन्वेक्स, उत्तल, और इस केस में शेप कैसी हो जाएगी, अवतल, यानी कि कॉनकेव। यानी कि ये कब होगा, अभी हमने एग्जांपल देखा था, Fa जो है वो किस केस में ज्यादा था, वाटर और ग्लास के केस में Fa Fc से ज्यादा था। यानी कि अगर मैं ये कांच का ग्लास ले लूं, ये कांच है, ग्लास यानी कि कांच, और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, वाटर, तो इस केस में मुझे पता है कि शेप कैसी होगी, ऐसी हो जाएगी। ये सब प्रैक्टिकली है कि शेप यूं हो जाती है। अब अगर ऐसी शेप हो रही है और इनके बीच में मैं कॉन्टैक्ट एंगल देखूं, तो यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है ना 90 बन रहा है कॉन्टैक्ट एंगल, यहाँ पे 135। ये चीज ध्यान रखना कि जहाँ पे लिक्विड होगा उसी पे स्पर्श रेखा खींचनी है। तो लिक्विड अब अंदर की ओर गया तो स्पर्श रेखा भी कहाँ गई, यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, जो कॉन्टैक्ट एंगल के लिए लिक्विड और सॉलिड की सरफेस पे जो बनानी चाहिए, तो कॉन्टैक्ट एंगल ये हो जाएगा थीटा, जो कि क्या होगा, लेस देन 90, ठीक है। ये तीनों के कॉन्टैक्ट एंगल और शेप ऑफ लिक्विड सरफेस यहाँ पे हुआ क्लियर। अगर देखो, अगर कांच जो है वो एकदम प्योर ले, बिल्कुल प्योर ग्लास, कांच एकदम प्योर हो और ये जो लिक्विड है वो एकदम प्योर हो, तो उस केस में क्या होता है, बिल्कुल प्योर होने से ये कांच जो है वो बिल्कुल कांच को टच करता है, यानी कि अगर एकदम प्योर हो तो ये थीटा क्या होता है, 0 डिग्री होता है, यानी कि ये जो है वो बिल्कुल यू शेप बनेगी, उसको एकदम टच कर देगी कि टेंजेंट और इसके बीच में एंगल बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको पता चल गई होंगी कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या है। कोहेसिव यानी कि सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में, एडहेसिव यानी कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे मरकरी है, मैंने गलती से ऑयल लिख दिया था। तो अगर मरकरी को कांच के ऊपर, ग्लास प्लेट यानी कि कांच के ऊपर जब आप डालोगे तो उस केस में क्या है कि ड्रॉप बनेगी। ड्रॉप बनने का मतलब क्या, FC Fa से ज्यादा होगा, ये साइड पे लिख देना, तो आपको इजी रहेगा कि कांच को पे ऊपर मरकरी डाले पे ड्रॉप बनता है, मतलब आपको थ्योरी में क्या लिखना है कि FC Fa से ज्यादा होता है। इसी के अपोजिट पानी डालता है तो वो फैल जाएंगे। वैसे ही ये वाली बेसिक एग्जांपल है, ये आपने घर पे भी देखी होगी। तो अभी शेप ऑफ लिक्विड सरफेस वो क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, यानी कि किसी सॉलिड के अंदर किसी लिक्विड को डालते हैं तो उस केस में उसकी शेप 3 टाइप की बन सकती है। एक तो ऐसी स्ट्रेट लाइन, दूसरी ऊपर की ओर थोड़ा सा लिक्विड चला जाए, तीसरा नीचे की ओर लिक्विड आ जाए। तो ये 3 शेप्स बनती हैं। ये तीनों शेप किस पे डिपेंड करती है, Fa और Fc पे डिपेंड करती है कि कौन सा फोर्स ज़्यादा है। इसको समझने के लिए एक चीज़ देखनी थी, कॉन्टैक्ट एंगल। वो क्या था कि जो लिक्विड है उसकी सरफेस पर स्पर्श रेखा खींचो और जहाँ पे लिक्विड और पानी, लिक्विड और सॉलिड टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पे स्पर्श रेखा खींचो। तो उनके बीच का जो एंगल था वो क्या था, कॉन्टैक्ट एंगल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श कोण थीटा। तो 3 केसेस बने। फर्स्ट क्या था, Fa Fc से ज्यादा था, तो उस केस में दोनों बराबर होने के कारण रिजल्टेंट यहाँ बना और उनके बीच में कॉन्टैक्ट एंगल कैसा हुआ, 90। सिमिलरली हमने Fa को कम करा Fc से, जब Fa कम था Fc ज्यादा था, तो जो फोर्स ज्यादा है रिजल्टेंट उसी की ओर होगा, यानी कि रिजल्टेंट जो है इन दोनों फोर्सेस के कारण कहाँ चला गया, इस लिक्विड के अंदर। तो उस केस में ये क्या कर रहा था, इसको नीचे की ओर खींच रहा है, नीचे की ओर हुआ, ये वाली सरफेस वैसी थी तो इसको यूं शो कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हो तो शेप इस टाइप की बन जाएगी, इसको इस साइड भी शो करें। और तीसरा केस क्या था, Fa ज्यादा हो Fc से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नीचे की ओर ये बेंड हो जाएगा। तो ये कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस और शेप ऑफ लिक्विड सरफेस और कॉन्टैक्ट एंगल पूरा हुआ। अभी हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है
नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रेशर इन अ कर्व्ड सरफेस या ऑफ अ कर्व्ड सरफेस। किसी कर्व सरफेस का प्रेशर फाइंड करना है। अब वो कर्व सरफेस कैसे है? प्रेशर ऑन कर्व्ड सरफेस। किसी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, किसी वक्रीय सरफेस पर, वक्रीय पृष्ठ पर दाब या फिर एक्सेस प्रेशर दाब आधिक्य ज्ञात करो। ये एक्सेस टर्म से हटा दो। तो देखो ये क्या होता है। अब वक्रीय स्ट्रक्चर आपको पता है वक्र कैसे बन रहा है, तीन वक्र बने हैं हमारे पास। एक तो इस टाइप की शेप बनी, एक ये शेप बनी और एक ये शेप बनी। तो तीन शेप्स बनी थी, ये रही वो तीनों शेप, स्ट्रेट लाइन, अवतल और उत्तल। तो देखो इनके ऊपर हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर को फाइंड करना है। ये टॉपिक भी डायरेक्ट नाम से ही आता है कि प्रेशर ऑफ अ कर्व्ड सरफेस, किसी वक्रीय सरफेस की, वक्रीय पृष्ठ, कर्व्ड लिक्विड सरफेस है यहाँ पे, किसी वक्रीय द्रव पृष्ठ पर दाब आधिक्य या फिर दाब को फाइंड करो। तो देखो इस केस में क्या होता है, हमें पता है कि लिक्विड को किसी सॉलिड में डाल रहे हैं तो तीन टाइप की शेप्स बन रही है, एक तो ये, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन तीनों शेप्स में क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई वाटर मॉलिक्यूल पड़ा है, वाटर की लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लो, क्योंकि हमें नहीं पता क्या है, ये तो डिपेंड करता है कि सॉलिड कैसा है और लिक्विड कैसा है। तो जैसे ही इसको डाला तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स देखो, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड देखो यहाँ पे क्या था, दोनों साइड फोर्स सेम लग रहा था, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। वैसे ही यहाँ पे मैंने ले लिया कि इस मॉलिक्यूल पे इस साइड और इस साइड, यानी कि मॉलिक्यूल के पैरेलल दोनों डायरेक्शंस में क्या लग रहा है, फोर्स काम कर रहा है, जो कि कैसे है, सेम और अपोजिट है। तो नेट फोर्स इसके ऊपर तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि यहाँ पे कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। सिमिलरली अगर मैं इस सरफेस पे देखूँ, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, उस पर एक तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पे लग रहा है। वैसे ही मैं ये वाला देख लूँ तो इसके ऊपर भी क्या, एक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर अब आपने टॉपिक वो वाला देखा सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव, तो आपको पता होगा कि पृष्ठीय तनाव में क्या होता है, हमेशा एरिया को क्या किया जाता है, कम करने का ट्राई करते हैं। अपनी जो फ्री सरफेस, ये कैसी है, फ्री सरफेस ही है, कल वाली क्लास में ये सरफेस टेंशन कराया था। तो ये जो पृष्ठीय तनाव को कम करने की ट्राई की जाती है सरफेस टेंशन में। तो लिक्विड भरा हुआ है तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन तो होगी। तो देखो इस केस में क्या होता है, जब इस तरीके की शेप बनती है तो वाटर मॉलिक्यूल पर ऊपर की डायरेक्शन में वाटर या फिर जो भी लिक्विड है, इसको देखो बैलेंस स्टेट में लाने के लिए ऊपर की ओर एक लंबवत दिशा में फोर्स लगेगा। वैसे ही इसको भी बैलेंस लाने के लिए नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर शेप ऐसी हो यानी कि अवतल हो तो ऊपर की ओर, उत्तल हो तो नीचे की ओर। अब देखो लिक्विड सरफेस है तो नॉर्मल सी बात है, लिक्विड है तो उसके अंदर क्या है, पृष्ठ तनाव प्रोड्यूस होगा, सरफेस टेंशन होगी। तो देखो सरफेस टेंशन क्या करेगी, अपने एरिया को कम करने की ट्राई करेगी। कौन कम करेगी, फ्री सरफेस। तो इस केस में क्या होता है, इस फोर्स का अपोज करने के लिए देखो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है तो नीचे की ओर एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करेगा, सरफेस एरिया को कम करने की ट्राई करेगा। इसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, अधिक्य प्रेशर, एक्सेस प्रेशर या फिर दाब अधिक्य। इसी को ही हमें फाइंड करना है। सिमिलरली इस सरफेस को देखूं तो इस सरफेस पे क्या होगा, फोर्स नीचे की ओर है तो प्रेशर ऊपर की ओर प्रोड्यूस होगा, जो प्रेशर क्या करेगा, इस एरिया को कम करने की ट्राई करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, दाब अधिक्य या अधिक्य दाब। हमें इसी प्रेशर को फाइंड करना है किसी कर्व स्ट्रक्चर के लिए। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, वो क्या, देखो ये जो है इसका रिजल्ट आपके पास डायरेक्ट आता है, प्रेशर का फॉर्मूला निकलता है और T 1/r1 + 1/r2। तो ये डायरेक्ट आता है, या इसको छोड़ देगा, जब पूरा टॉपिक होगा तब आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। देखो अभी इसमें क्या होता है, इसको समझने के लिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं बैलून का। ठीक है, देखो बैलून, मान लो ये कोई एक बैलून पड़ा है, ठीक है। इस बैलून के अंदर अपने क्या करते हैं, यहाँ से हवा भरते हैं। जैसे ही हवा भरते हैं तो ये इसका सरफेस जो है वो बढ़ती है,
हवा भर रहे हैं मतलब प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो प्रेशर प्रोड्यूस करने से, अंदर प्रेशर डालने से इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो बैलून आपने देखा होगा वो ऐसा तो नहीं होता ना, थोड़ा सा तो मतलब उसमें एक सरफेस एरिया आएगा। इसमें तो ये तो मैं लाइन शो कर दूंगी क्योंकि 2D स्ट्रक्चर 3D यहाँ पे बनेगी नहीं। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले असममित, ये बैलून जो है वो सममित नहीं है ना, सारे डायरेक्शन में सेम तो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मोटा है फिर पतला हो जाता है। इसका रीजन भी क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है कि अपने एरिया को कम करने की ट्राई करता है। तो देखो हम पहले बैलून का एक एग्जांपल लेंगे, तो वो क्या लेंगे, इस चीज को मैं एक बार क्लियर कर दूं, ठीक है। ये वाले तीनों डायग्राम आपको बनाने हैं एग्जाम में, ये तीनों। तो देखो इस बैलून के लिए, इसको पढ़ा रहने दिया, इस बैलून के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा यहाँ से कोई पार्ट उठा लेते हैं जो शेप कुछ ऐसी आएगी। ये भी कर्व बनेगी ना, इस टाइप से। इसमें क्या ये शेप है जिसमें एक तो देखो ये सरफेस होगी, सरफेस बनेगी, और एक ये वाली सरफेस बनेगी। तो इसमें क्या है, दो सरफेसेस बनती है। अब ये जो है, ये बैलून का ये हमने पार्ट लिया, तो इसका कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, कुछ सेंटर होगा, वो मैंने मान लिया C। तो ये वाली जो रेडियस कितनी हो जाएगी, R1। सिमिलरली इस वाले पार्ट के लिए ये रेडियस हो जाएगी कितनी, R2। एक सेकेंड को, ये कुछ ऐसी सी शेप बनेगी। तो ये वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, R2, क्योंकि ये दूसरी शेप है। तो ये एंगल मैंने मान लिया θ1, और ये एंगल क्या मैंने मान लिया, θ2। तो देखो ये मैंने मान लिया कि एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगी x, ये y है, तो ये कितनी हो जाएगी y। अब हम क्या करेंगे, ये एक एग्जाम्पल है, ये बैलून आप एग्जाम में मत बना के, इसके अंदर और हवा भरेगी। जैसे ही और हवा भरेंगे तो ये सरफेस और बड़ी हो जाएगी। तो मान लिया कि ये जो है कुछ इस टाइप की चलेगी, ये लाइन यहां से आएगी, ये जो सरफेस है ये लाइन इधर से आ रही है, ये सरफेस एरिया इस y से क्या हो जाएगा, ये सेंटर थोड़ा सा इधर बनेगा, ये या तो मैं ऐसे मान लेती हूँ, इसको ही R2 कंसीडर कर लेती हूँ, मैं एक लाइन ही नहीं ड्रॉ करूँगी। एक सेकंड रुको, मैं पहले ये डायग्राम बना लेती हूँ। ये क्या थी, ये वो वाली, ये जो डॉटेड के बिना है, ये वाली एक्स वाई, ये पहले थी जब हमने वो बैलून का एक सरफेस लिया था। बैलून लिखना मत, ये समझाने के लिए मैंने बैलून बनाया। फिर हमने क्या किया, उस पर प्रेशर और लगाया, तो और प्रेशर लगाने से जैसे बैलून की सरफेस बढ़ रही है, वैसे ही क्या मान लिया कि ये जो डॉटेड लाइन थी इसको मैंने मान लिया कि देखो एक्स और वाई भी बढ़ेगा, तो एक्स के अलोंग जो लाइन है उसको मैंने मान लिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स बढ़ेगा। और ये जो y है, ये वाली y, ये कितनी होगी, y से y प्लस डेल्टा y होगी, यानी कि थोड़ी सी और बढ़ेगी। ये R1 और R2 के y सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये x के लिए R1 है, तो उनके लिए एंगल θ1 और θ2 ले लिया। अब देखो ये एक्स वाई प्लेन में पड़ा है, तो जेड एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे ही हवा भरेंगे तो डेल्टा जेड क्या है, उसमें भी क्या थोड़ी सा चेंज आ जाएगा। तो ये सारे जितने भी बड़े हैं वो क्या है, डेल्टा जेड। तो इस पे हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो उसके लिए अगर मैं वर्क डन देखूं तो वर्क मुझे क्या पता है, W क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल इनटू विस्थापन। अब मुझे बल पता है, वो क्या होता है,
प्रेशर इनटू एरिया। मैं पहले सिर्फ एक्स वाई की ले रही हूँ और विस्थापन कितना हुआ है, डेल्टा जेड। डेल्टा जेड विस्थापन हुआ है। तो ये मुझे फोर्स पता है क्या होता है, फोर्स ओवर में एरिया क्या होता है, प्रेशर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, डेल्टा जेड। तो यहाँ पे मैं एरिया क्या ले सकती हूँ, अगर मैं एक्स वाई का लूँ तो एरिया कितना हुआ, एक्स और वाई। फिर देखो अगर आप सोचोगे कि मैंने एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई क्यों नहीं लिया, तो देखो ये कब हुआ, जब आपने और हवा भरी थी बैलून के केस में, तो उस केस में एक्स और वाई बढ़ा। यानी कि अब क्या है, एक टाइप से मैं देखूँ तो सरफेस एरिया क्या है, बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी, टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी, सरफेस टेंशन, जो कि क्या करेगी, इस एरिया को कम करने की ट्राई करेगी। तो फिर उसके लिए जो एरिया होगा उसको इस केस में लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इसको यहाँ तक आप इस इक्वेशन को नोट करके छोड़ दो, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, फिर नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, इसको यहाँ तक छोड़ दो, नेक्स्ट क्लास में अपने इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।